पापा और पीसना है क्या, कि हो गया? अब हो गया बेटी, बस ये बोरा और डाल दूं। ठीक है पापा, तो मैं जा रही हूँ रसोई में माँ की मदद करने। हाँ, ठीक है बिटिया, तुम जाओ। की बेटी अनीता रसोई की तरफ चल पड़ी। राधे श्याम और उसकी पत्नी लीला की एक ही बेटी थी अनीता, जो बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता अपने घर से ही आटा चक्की चलाते थे। अनीता आटा चक्की में अपने पिता की मदद करती थी, साथ ही घर के कामों में भी अपनी माँ का पूरा हाथ बटाती थी। हाँ भाई, लाओ लाओ, क्या बनाया है आज खाने में? पापा कटहल की सब्जी बनाई है। और वो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ कटहल तो वैसे भी बहुत स्वाद होता है। हाँ हाँ पता है, आपकी जान है कटहल, तभी तो बनाई है। हाँ जी, हम तो ऐसे ही बनाते हैं ना भूसा। आपको बता दे, आपकी बिटिया रानी को जो कुछ भी बनाना आता है ना, वो हमने ही सिखाया है उसे। अरे गुस्सा क्यों होती हो लीला रानी, है? वैसे भी एक दिन तो बिटिया को अपने घर चले ही जाना है, तो फिर तुम ही खिलाती रहना जो खिलाना चाहो। पापा मैं कहीं नहीं जा रही आप दोनों को छोड़कर। नहीं बिटिया, ऐसे नहीं कहते। एक दिन हर लड़की को अपने घर जाना होता है। और देखना, जिस घर से तेरा इतना मोह है ना, शादी होने के बाद याद भी नहीं करेगी, ना हमें और ना ही इस घर को। कैसी बात कर दी माँ, आप दोनों को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे अपना ससुराल ही छोड़ना पड़ जाए। अच्छा, ऐसी बात? और क्या, देख लेना आप। अनीता अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, और ये बात राधे श्याम और लीला भी अच्छे से जानते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। अनीता की शादी सुनील से हो गई। सुनील शहर में एक परचून की दुकान चलाता था। सुनील भी अनीता की ही तरह अपने माता पिता की इकलौती संतान था, लेकिन उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपनी माँ रानी के साथ रहता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। अब वैसे आप अपनी दुकान में क्या क्या बेचते हो? करीब करीब सारी चीजें ही होती हैं। आटा, दाल, चावल, मसाले, चीनी, कॉपी किताबें, सब कुछ होता है। अच्छा, और आटा? आटा क्या भाव बेचते हो आप? आटा तो अभी 45 रुपए किलो चल रहा है। बाप रे, इतना महंगा! मेरे पापा की चक्की में तो हम लोग 35 का देते हैं 1 किलो। काफी अंतर है रेट में, लेकिन हम दुकानदार भी क्या करें, ये बीच के बिचौलिए सारी बचत खा जाते हैं। मुझे तो हर किलो पर 1.5 या 2 रुपए मिलते हैं। अच्छा सुनिए, अगर ऐसा है तो आप मेरे पापा से आटा क्यों नहीं खरीद लेते? इससे उनकी भी बिक्री बढ़ जाएगी और आपको भी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर पापा से आटा खरीदना ठीक रहेगा, वो ससुर है मेरे। अरे आप पापा से आटा लोगे तो पैसे भी तो दोगे ना बदले में, इसमें क्या दिक्कत है? और अगर पैसे ना दूं तो तुम्हारे मायके की चक्की है और आटा तुम्हारे ससुराल में आ रहा है। हाँ तो देखिए, काम धंधे में कोई मायका नहीं, कोई ससुराल नहीं। मैं अपने पापा का नुकसान थोड़े ही होने दूंगी। आपकी अलमारी से खुद पैसे निकाल कर दे दूंगी मैं उन्हें। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा था भाई, मैं पूरे पैसे दूंगा तुम्हारे पापा को, तुम चिंता मत करो। इसके बाद अनीता ने अपने पापा से बात की और फिर अगले ही दिन उन्होंने एक रिक्शे से सुनील की दुकान पर 100 किलो आटा भिजवा दिया। उस आटे को बेचकर अब सुनील को भी फायदा होने लगा था। सुनील बाजार के रेट से 2-3 रुपए कम दाम पर ही आटा बेचने लगा, जिससे उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे और उसका मुनाफा भी। लेकिन फिर एक दिन अचानक सुनील की दुकान पर पुलिस आ गई और फिर अरे साहब, पर मैंने क्या किया है? अरे चल भाड़े, सब पता चल जाएगा। सुनील की अच्छी खासी जिंदगी में भूचाल आ गया था। बेचारा सुनील अब हवालात में बंद था। उधर अनीता भी भागी भागी थाने पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने आखिर किया क्या है? अरे मिलावटी सामान बेचता है आपका पति। इसकी दुकान का राशन खाकर जो है लोग अस्पताल पहुंच गए। अगर वो लोग मर गए ना, तो फिर तो आपका पति लंबा जाएगा मैडम। ये सब सुनकर अनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फौरन जाकर सुनील से पूछा, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सच क्या है, बोलिए ना। सुनील चुपचाप खड़ा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। उधर उसकी चुप्पी अनीता का गुस्सा बढ़ा रही थी। अरे क्या कमी थी घर में, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। परिवार का नाम खराब कर दिया आपने, लोगों की जान से खिलवाड़ कैसे कर गया? ये कहकर अनीता वहाँ से चली गई और सुनील उसके जाते ही रोने लगा। इसी तरह 3 हफ्ते बीत गए और फिर एक दिन वही इंस्पेक्टर अनीता के पिता राधे श्याम को लेकर थाने में आया। सुनील अपने ससुर को देखकर चौंक गया। क्यों भाई, जब तुझे पता था कि ये चक्की वाला बुड्ढा ये आटे में मिलावट कर रहा है, तो तूने इसका नाम पहले क्यों नहीं बताया? रे है, इसकी पोल खुल चुकी है। इसने जहाँ जहाँ आटा बेचा वहाँ लोग बीमार पड़ गए। तुझे पता था ना कि ये मिलावट कर रहा है? साहब मुझे पता लग गया था, पर ये मेरे ससुर हैं और मेरी पत्नी इनसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं इनका नाम ले लेता तो वो टूट जाती। सुनील की ये बात अनीता ने भी सुन ली, जो अपने पापा के पकड़े जाने की खबर सुनकर थाने भागी चली आई थी। वो वहीं घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उठो मैडम, अरे अपने पति को ले जाओ, ये तो बेचारा फालतू में पिट गया, ये बेकसूर है। पर इस बुड्ढे ने तो अपनी बेटी का घर भी नहीं छोड़ा, इसे तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अनीता सुनील को कंधे का सहारा देकर थाने से जाने लगी। वो सुनील से नजरें नहीं मिला पा रही थी और उसका बेईमान पिता राधे श्याम फिलहाल नजरें उठाने लायक भी नहीं बचा था। उषा देवी की 2 बहुएं नीलम और कविता। बड़ी बहू नीलम के 2 बच्चे थे और छोटी बहू कविता की शादी को 1 साल होने वाला था। नीलम बड़ी थी, इसलिए अपनी आदत के हिसाब से हर जगह अपना रुतबा दिखाने की उसकी आदत थी। वो कविता को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। कविता, रोटियां भी रहने दो, मैंने बाहर वेज बिरयानी सबको सर्व की है। पर भाभी बुआ जी तो रोटी मांग रही थी, उन्होंने कहा कि वो चावल नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना अभी रुक जाओ, रोटियां जरूरत होगी तो बना लेंगे। भाई दूज का त्योहार था, घर में सब मेहमान आए हुए थे, इसलिए उषा देवी की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। नीलम ने वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और वो सबके सामने अपनी उसी बिरयानी के गुण गा रही थी, जैसे कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात हो। बुआ जी थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मुझे लगता है आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, पर मैं ज्यादा चावल नहीं खाती हूँ।
रुको ननद जी, मैं अभी रोटी मंगवाती हूँ। कविता बहू, क्या हुआ? रोटी बनी नहीं क्या अभी तक? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। उषा देवी रसोई में जाती है तो कविता रसोई में रोटी बनाने की जगह मीठी सेवई बना रही थी। उषा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कविता की डांट लगा दी। क्या बात है कविता बहू, इतनी देर से बुआ जी रोटी का इंतजार कर रही है और तुम यहाँ सेवई बना रही हो? अरे पहले उन्हें रोटी तो पूरी खिला लेती। तुम्हें पता है कि वो चावल कम खाती हैं और मैंने तुम्हें स्पेशली यहाँ रोटी बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, वो नीलम भाभी ने मुझे। कविता तुम रहने दो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ जी आप बाहर जाओ, मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर लाती हूँ। पहली बार कविता को एहसास हुआ कि नीलम उसके साथ सही नहीं कर रही है। उस दिन उसने ठान लिया कि वो देवरानी है तो क्या हुआ, पर इस तरह से जेठानी का गलत व्यवहार भी तो वो सहन नहीं कर सकती ना। अब वो चौकन्ना रहने लगी। जब भी नीलम अपने आप को आगे करती तो कविता भी पीछे नहीं हटती, पर वो इस बात का जरूर ध्यान रखती थी कि नीलम उसकी जेठानी है तो उसका मान सम्मान भी बना रहे। एक दिन उषा देवी की बहन और बेटी उन सबके साथ बाजार गई। उषा देवी की बहन की लड़की किरण की शादी थी तो वो सब उसी की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मौसी जी, ये लहंगा किरण पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों किरण? नीलम भाभी, कविता भाभी जो प्याजी कलर का लहंगा दिखा रही है वो भी बहुत अच्छा है। आजकल प्याजी रंग बहुत इन है। मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा है, वो आजकल इसी कलर के लहंगे अपनी शादी में पहन रही हैं। इसमें फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। एक काम करना किरण, तुम दामाद जी के भी सेम कपड़े ही बनाना, बहुत सुंदर लगेंगे। और वो जो मैंने पार्लर वाली तुम्हें बताई है ना, वो इतना सुंदर मेकअप करती है ना कि तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। सच कविता भाभी, आपने तो मेरी शादी की बहुत ही बढ़िया शॉपिंग करवा दी है। अरे भाभियाँ होती ही इसीलिए हैं कि अपनी ननद का ख्याल रख सके। सच कविता, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अरे रितु, ये आजकल के बच्चे हैं ना तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं। कविता भाभी, आप सामने मेरे साथ उस शॉप पर चलना, मुझे वहाँ से अपनी जीन्स के साथ अच्छा सा टॉप भी लेना है। मुझे धीरज ने बोला था कि अगर हम हनीमून पर जाते हैं तो जीन्स भी आप समझ रहे हो ना भाभी? मैं सब समझ रही हूँ किरण, बहुत अच्छा लगता है ये सब शॉपिंग करना, खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। नीलम बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी क्योंकि सब कविता को ही महत्व दे रहे थे। तभी नीलम का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है। मम्मी मुझे आइसक्रीम लेनी है। मम्मी मम्मी। नहीं लेनी आइसक्रीम, मैंने कहा नहीं लेनी। क्या बात है बहू, बिट्टू को क्यों मार रही हो? किस बात का गुस्सा है? पता नहीं रितु, इसे आजकल क्या होता जा रहा है, जब देखो गुस्से में भरी रहती है। बहू थोड़ा लिहाज करो, ये बाजार है, हम किसी की दुकान पर बैठे हैं। अरे बहू छोड़ो, भी बच्चा है, कोई बात नहीं। आओ देखो जरा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर लो। लाओ, गुड़िया को मेरी गोदी में दे दो। नीलम गुड़िया को अपनी सास की गोदी में दे देती है। वो लोग साड़ी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब कविता किरण के साथ वापस लौटती है तो उस समय सबका ध्यान बिट्टू की तरफ जाता है। बिट्टू वहाँ नहीं था। बिट्टू बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू, कविता, किरण, तुम दोनों ने बिट्टू को देखा दुकान से बाहर कहीं जाते हुए? नहीं भाभी, दुकान के बाहर तो हमें बिट्टू कहीं नहीं दिखा। रुको मैं देखती हूँ, क्या पता बाहर खड़ा हुआ हो। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं पर बिट्टू कहीं भी दिखाई नहीं देता। नीलम के साथ साथ सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी कविता के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची मैं बोल रहा हूँ। बिट्टू, चाची मैं अंकल के साथ खड़ा हूँ। अंकल के साथ? बेटा अंकल को फोन दो। जी आपका भतीजा मेरे पास ही खड़ा है, वो बिल्कुल सेफ है, आप इस जगह पहुँच जाइए। सब लोग घबराकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ बिट्टू उस आदमी के साथ खड़ा था। बिट्टू, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक चोर अंकल मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जा रहे थे, मैं उनके साथ जा रहा था, तभी इन अंकल ने मुझे रोक लिया और उसकी खूब पिटाई की, वो यहाँ से भाग गया। जी आपका बेटा बिट्टू बिल्कुल ठीक है, वो बदमाश भाग गया, वो तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। आपका बेटा बहुत समझदार है, जैसे बाकी फोन नंबर तो याद नहीं थे पर अपनी चाची का नंबर याद था, इसलिए मैंने तुरंत इनके नंबर पर फोन मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सब लोग बिट्टू को लेकर घर आ जाते हैं। नीलम को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले बिट्टू कविता के साथ बैठा था तो कविता उसे अपना मोबाइल नंबर याद करवा रही थी और बिट्टू को इसमें बहुत मजा आ रहा था। बिट्टू नीलम के फोन से कविता के नंबर पर बार बार डायलिंग कर रहा था। मजाक मजाक में ही सही, पर बिट्टू को इसी बहाने अपनी चाची कविता का नंबर याद हो गया था। ये क्या खेल बना रखा है कविता? पढ़ने वाला बच्चा है, तुम इसे मोबाइल की आदत डाल रही हो। चलो बिट्टू, पढ़ाई करनी है। नीलम को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। तुम सचमुच सबका कितना ख्याल रखती हो। भाभी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है और आप सब भी तो कितने अच्छे हो, मेरी इतनी केयर करते हो। मम्मी भूख लगी है बहुत जोरों की। शाम हो रही है, सब लोग घर आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मेरे राज दुलारे गुड्डे को भी भूख लगी है। भाभी, मैं सोच रही थी आप जल्दी से दाल चावल रेडी कर लो, मैं गरम गरम रोटी सेक लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। मौसी जी, किरण, आप सब भी खाना खाकर ही जाना। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलम जल्दी से दाल चावल बना लो। और कविता एक काम कर बहू, रोटी के साथ साथ ना वो जो तूने लाल मिर्च का अचार डाला है ना, वो जरूर खिलाना, वो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। हाँ बहू, जल्दी से अब तुम दोनों खाना बना लो। नीलम भाभी, मैं कह रही थी इस साड़ी के साथ चप्पल अच्छी लगेगी या फिर सैंडल? इसके साथ तो हील वाली चप्पल ही अच्छी लगेगी। कुछ भी कहो भाभी, के चावल एक एक दाने खिले हुए बनते हैं। मुझे तो ऐसे चावल बनाने नहीं आते। भाभी, मुझे भी इस तरह के चावल बनाने सिखाओ ना, जिसमें एक एक दाना अलग हो, मुझे भी सीखना है। और फिर इस तरह हंसते और खट्टी मीठी बातें करते हुए देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं।